हेलो। तो आज मैं ट्राई करूँगा कि आई थिंक लास्ट वीडियो में कुछ मिसिंग थे। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें शायद मिस कर दी थी, तो मैंने ट्राई किया है एज़ पर स्टैंडर्ड और कह सकते हो एज़ पर सिलेबस मैंने सारे एस्पेक्ट्स इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ रह जाता है तो मैं मेक श्योर करूँगा कुछ एडवांस्ड एल्गोरिथम्स जो भी हैं इसके या एडवांस टेक्निक है सर्किट सॉल्विंग के, वो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम पहले सर्किट का या कह सकते करंट इलेक्ट्रिसिटी जो ये हमारा टॉपिक है इसका माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक दोनों व्यू पॉइंट जानेंगे। और हाँ, ये वाला सेशन मैंने पहले 2 सेशन बना दिए, तो ये वाला सेशन मेनली कह सकते हैं एज अ क्रैश कोर्स टाइप का समझ सकते हो। एक ओवरव्यू वे में चलेगा, इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, ऑल्दो मैं टॉपिक्स इन डेप्थ ही पढ़ाऊँगा जो एडवांस टॉपिक है वो। तो इसमें क्या रहेगा, ये सारे टॉपिक्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस में ऑलरेडी अच्छे से समझाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक माइक्रोस्कोपिक, अच्छा पहले ये समझो माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। माइक्रो मीन्स जब हम एटम्स और इलेक्ट्रॉन के लेवल पे हम जान रहे होते हैं, मतलब हम बहुत करीब से उस स्पेसिफिक इवेंट को देख रहे होते हैं। और मैक्रो क्या होता है, जब हम टाइनी इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ओवरऑल भाई स्टैटिस्टिकली क्या हो रहा है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल के कुछ हो रहा है, कुछ फील्ड हो रही है और उसका रिजल्टेंट क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा बाहर से ओवरव्यू टाइप का। इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं किसी नदी के पास बैठा हूँ और एक एक ड्रॉप को देख रहा हूँ मैं कैसे मूव कर रही है, वो हो गया माइक्रोस्कोपिक, उसका इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूँ। और मैक्रो हो गया कि मैं पूरी नदी का फ्लो जान रहा हूँ कि सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का कम्युलेटिव हो क्या रहा है। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, देन मोबिलिटी और कंडक्टिविटी मैकेनिज्म, ओम्स लॉ, आई थिंक ये मैं मिस कर गया था पिछले वीडियो में। देन किरचॉफ केसीएल वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट सर्किट लॉ, ये सब पढ़ेंगे। देन आरसी और आरएल सर्किट, आई थिंक यही है मेनली। अच्छा, इसमें अलग क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा होगा, उसमें क्या थे, चार्जेस स्टेशनरी होते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जनरेट होती थी और फिर क्वेश्चंस करते थे या जो भी सिनेरियोज एज्यूम करते थे। यहाँ पर क्या है, वही सेम चार्ज है लेकिन अब वो चार्ज मूव कर रहा है, सेम वहीं पे नहीं बैठा है, मूव कर रहा है। तो हम क्योंकि चार्ज मूव करते हैं तो करंट जनरेट होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। तो करंट मैथमेटिकल फॉर्म में हम ये 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एवरेज करंट, जैसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं वैसे ही एवरेज वेलोसिटी, ऐसे ही एवरेज करंट होता है। टोटल चार्ज का चेंज और कितने टाइम में चेंज हुआ ये पता है। इंस्टेंटेनियस हो गया डी क्यू बाई डी टी, ये सब बेसिक आई होप ये सब पता होगा। देन टोटल चार्ज हमें निकालना है, तो ये आई डी टी कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारा टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें करंट पता है तो हम ये निकाल लेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आना चाहिए, अभी चलो डेप्थ की बात करते हैं। ये सब ठीक है कि हम आपको ये हो सकता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर और मे बी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा हो। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। अब वो चार्ज कैसे चेंज हो सकता है, मे बी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी। तो उस हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आपको चार्ज मिल जाएगा। ये तो यहाँ तक तो हो गया नॉर्मल चीज़ें। अब चलते हैं इन डेप्थ में थोड़ा। अच्छा, ये करंट है क्या, आपने बोला चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन चार्ज क्या हो सकता है, क्या तो चार्ज मूव कर रहा होगा, मतलब उस पोजीशन पे नहीं है फिर किसी और पोजीशन पे गया,
तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव कर रहा हूँ, या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज की क्वांटिटी चेंज हो रही हो, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो चार्ज की वैल्यू ही चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपने देख लिया चार्ज, मतलब कैसे निकालोगे कितना चार्ज मतलब पास हुआ या उस पॉइंट पे आया, तो आई डी टी कर लोगे, ये आ गया, ठीक है। अब मैं लिंक करने की कोशिश करूँगा इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब ये देखते कैसे होगा। ये आई थिंक ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था कि फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, राइट। फोर्स इक्वल टू एम ए, और चार्ज के टर्म में फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। क्यू हो गया चार्ज, ई इंटू इलेक्ट्रिक, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इक्वल टू फोर्स। और फोर्स को हम एम इक्वल टू ए लिख सकते हैं। एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ए इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर वेलोसिटी निकल जाएगी। देखो ये क्यू हो गया, क्यू मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू ई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन इंटू टाइम हो गया स्पीड। तो ये होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये टाइम क्या है, ये है रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन या चार्ज कह सकते हो जो मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। पर होता क्या है, वायर के अंदर चार्ज ऐसा स्मूथली मूव नहीं करता है। चार्ज क्या है, लैटिस से कोलाइड करता है। अभी लैटिस क्या है, लैटिस मटेरियल साइंस में या फिर आपका कोई एक चैप्टर होगा जहाँ पे आपने क्यूबिक लैटिस, एफसीसी, सेंटर्ड, वो सब पढ़ा होगा आई थिंक। तो उसमें ऐसी हर एक मेटल का मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, तो मेटल्स एक लैटिस में अरेंज होते हैं। तो उस लैटिस से टकराते हैं, तो जैसे ये मूव कर रहा है टकराएगा, वैसे उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। फिर वापस से मूव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स लग रहा है, फिर लैटिस से टकराएगा, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको ये स्पीड जो मिल रही है जीरो से, और ये मैक्सिमम हुआ और तो वापस जीरो हुई, इस दौरान जो टाइम है इसी को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो उस टाइम के अंदर इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है, वही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। करंट कैसे निकला ड्रिफ्ट वेलोसिटी से? सिंपल है, इससे आपको चार्ज पता चल जाएगा पर यूनिट टाइम कितना है। तो आप एक सेकेंड के अंदर, अब ये देखो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अभी मैं रिलेट कर रहा हूँ करंट से, कैसे रिलेट होगी? जैसे हमने पढ़ा था, करंट कुछ नहीं है, डी क्यू बाई डी टी है, मतलब चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चार्ज कैसे चेंज होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे? तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज हो गया क्यू, वो इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा, एक वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, तो ए इंटू लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ तो ये हो गया जो इसने कवर किया रिलैक्सेशन टाइम में, अपॉन उस लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो इतना सेक्शन है यहाँ से ए ई वी डी, ये हो गया वॉल्यूम पर सेकेंड। चार्ज लाइक उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है एक सेकेंड के अंदर, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मे बी यहाँ हज़ारों इलेक्ट्रॉन, तो इंटू एन कर दिया, तो ये आ गया हमारा टोटल चार्ज। तो एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, ये बस यही लिखा हुआ है, टोटल चार्ज लिख दिया हमने, एन ई ए वी डी, और वेलोसिटी कुछ नहीं है, ये पर टाइम है एक तरह से, जैसे मीटर पर सेकंड होता है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको खुद मैथमेटिकली लिखने का ट्राई करो, समझ आ जाएगा, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है करंट के ऊपर? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल गई, वहाँ से करंट कैसे निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, एक और चीज़, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इसकी वैल्यूज़ माइक्रोन्स में होती है, लाइक 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, बहुत धीरे। फिर आपको एक सवाल आना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इतनी स्लो है तो हम बटन दबाते के साथ इलेक्ट्रिसिटी क्यों आ जाती है घर में, या लाइट क्यों चल जाती है? तो उसका आंसर सिंपल है। हाँ, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स कोई एनर्जी कैरी नहीं कर रहे, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके घर में जो भी बल्ब जला या फिर कोई हीटर चला या कुछ भी चला, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है एक्चुअल में।
तो एनर्जी कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रही है। अब इसके अंदर देखोगे ये पूरे वैल्यू यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पे आ जाएगी। वी डी के जगह ये सब्स्टिट्यूट करो, करंट एज अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी सारे तो इसके वेरिएबल हैं। तो ये करंट के वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, उसकी स्पीड को नहीं। ध्यान से सुनो फिर से, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये करंट की वैल्यू को, या कह सकते हो मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है। इसको ऐसे समझो, जैसे कि कोई बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये भारी है क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है। अब इसका कोई लेना देना नहीं है उसकी स्पीड ज़्यादा है नहीं है, समझे। तो ये आई उस मोटे इंसान के वेट की तरह समझो। तो जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज़्यादा आई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पे पुट करोगे तो यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा आई, ठीक है। तो अभी हम इसके स्पीड के ऊपर बाद में बात करेंगे कि स्पीड किससे डिफाइन होती है, पर अभी के लिए समझ लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही डिफाइन करती है कितनी स्पीड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड क्या होती है, विच इज़ वेरी मच इक्वलेंट टू लाइट, तो वही रहती है। बाकी रेजिस्टेंस का कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। अच्छा, अभी दो तरह के रजिस्टर होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब जिसका अल्फा पॉजिटिव होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। और दूसरे होते हैं, अच्छा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, सीधी बात है, क्योंकि कंडक्शन कम हो गया, रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टिविटी। अच्छा, लेकिन कुछ नॉन लीनियर होते हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि रेजिस्टेंस कम होता है। तो अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, यूजुअली लोग पढ़ते हैं आई वी इक्वल टू आई आर, जो कि ठीक है, पर वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्मूला है, वो ज़्यादा डिटेल कुछ बताता नहीं है कि वोल्टेज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है आई, फिर कांस्टेंट आर हो गया, यानी कि ओम्स लॉ जिसको हम पढ़ते हैं। तो जो रियल ओम्स लॉ है वो ये है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया, ये हुई करंट डेंसिटी, और ये वेक्टर है, ठीक। अच्छा, ये तो सिंपल है, समझ ही आ रहा होगा, ये यहाँ पे गया, ये आ गया, ठीक है। अभी मैं ओम्स लॉ के ऊपर आता हूँ। ओम्स लॉ होता क्या है, तो ये करंट डेंसिटी आपको पता चल गई। फिर होती है एक मोबिलिटी। मोबिलिटी इट्स लाइक कि हम कितना फोर्स दे रहे हैं उससे आपकी कितनी स्पीड बढ़ रही है, इसका रेशो। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रहे हैं उससे आपकी कितनी स्पीड बढ़ रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का रेशियो ही है मोबिलिटी। इनकी हम ये कह सकते हो, हायर मोबिलिटी इंडिकेट्स बेटर चार्ज ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी। सिंपल है ना, अगर मैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ और फिर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब एफिशिएंसी काफ़ी कम है। तो कुछ ऐसा ही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कम दे दी, ऑब्वियस ये, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। पहले देखो यहाँ पे, ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये देखो। और ये रेशियो डिपेंड करता है चार्ज पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और रिलैक्सेशन टाइम पे, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी। इंट्यूटिव भी है, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है, उस पार्टिकल को मोबिलिटी ईजी हो रही है, वो ईजीली जल्दी से कोलाइड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसका रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है। जल्दी से कोलाइड करेगा तो उसके पास टाइम कम होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम, यानी कि उसकी मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। इंट्यूटिव भी है, क्योंकि बाकी दो चीज़ें तो कांस्टेंट है, जैसे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस ही बात है, भारी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी मोबिलिटी कम होगी। तो ये मोबिलिटी हो गया, करंट डेंसिटी हो गया। अब
हम रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। तो ये 8th 9th या 10th में भी पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला काफ़ी पुराना है। R इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ पे रजिस्टिविटी होती है रो, और इसका ये फॉर्मूला है। और आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि रजिस्टिविटी ये वही है, रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो रजिस्टिविटी ये डिफाइन करेगी कोलिजन। अब जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उसका मतलब उतना ज़्यादा हिंड्रेंस हो रहा है, और इट्स सॉर्ट ऑफ, अब आपको समझ भी आ रहा होगा इसका नाम भी रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि वो रजिस्ट कर रहा है मोशन को। तो जितना ज़्यादा कम रिलैक्सेशन टाइम उतनी ज़्यादा रजिस्टिविटी, या फिर जितना ज़्यादा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी मोबिलिटी कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, रजिस्ट कर रहा है। अच्छा, रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, यानी कि अगर रजिस्टिविटी कम है यानी कि रुकावट कम है, इसका मतलब कंडक्टेंस ज़्यादा है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे या चार्ज फ्लो करेंगे। ठीक है, अब आई थिंक ये हमने ये सब कवर कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, F इक्वल टू क्यू ई, ये आपको पता ही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हो गया, करंट इक्वल टू ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, ये हो गया। और ओम्स लॉ ये आपने पढ़ाई है, R इक्वल टू वी बाई आई या V इक्वल टू आई आर, जो भी कह लो। और फिर R को आप इससे रिप्लेस कर दो, रो एल बाई ए। ठीक, अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़, अब मैं वेक्टर फॉर्म दिखाता हूँ होता क्या है। अच्छा, ये चीज़ समझो, आप अगर सेम वायर है और उसको स्ट्रेच कर देते हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो आप वो वॉल्यूम कांस्टेंट करके निकाल सकते हो। पर यूजुअली समझने के लिए कि भाई अगर आपने n टाइम्स इंक्रीज़ किया है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। याद करने के लिए रख सकते हो, बट ईजी है, मतलब वॉल्यूम इक्वल कर दो और फिर फाइनल लेंथ, मान लो इनिशियल लेंथ L है और फाइनल लेंथ 2L है, तो उसका एरिया में भी कुछ रिडक्शन हुआ होगा, तो इक्विवेलेंट करके एरिया, न्यू एरिया निकाल लेना और फिर न्यू रेजिस्टेंस निकाल लेना, सिंपल है। अच्छा, एक चीज़, हाँ, जो मैं बता रहा था वेक्टर फॉर्म, तो करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधी बात है, अब ये आपने पढ़ाई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है, वोल्टेज से, या कह लो ईएमएफ से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, वो सब सब पढ़ा हुआ। तो उससे देखो सीधा सा डिफाइन भी हो रही है कि आपकी जो करंट डेंसिटी है वो डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसके ऊपर। और उसके आगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए कंडक्टिविटी लगा देते हैं। अब ये याद रखना, कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो पूरे मटेरियल की ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एक मेरे पास वायर है, मान लो एक वायर है, यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता, कोई नहीं, एक वायर है, लेट सपोज ये आपने मैंने रेजिस्टेंस वाला दिखा दिया कि ये इस टाइप का टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, अल्फ़ा पॉजिटिव है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और R0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का वैल्यू ये दिया होगा, और आपको टेम्परेचर चेंज के साथ ये निकालना होगा। हाँ, एक चीज़, ये जो अभी मैं बता रहा था, कंडक्टिविटी सेम हो पूरे मटेरियल की हर डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एक्स डायरेक्शन में कंडक्टिविटी सेम हो, वाई डायरेक्शन में सेम ना हो, क्योंकि हम मोस्टली केसेस में क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में डील करते हैं। जैसे ये मान लो वायर है स्ट्रेट लाइन में, और हम यूजुअली एक ही डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में ही करंट देखते हैं। व्हाट अबाउट वाई डायरेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा हो, वो भी तो होगा ना। या फिर कोई रैंडम मटेरियल लिया, उसमें अपने एक साइड से वायर अटैच किया, पर उसका करंट किस डायरेक्शन में फैलेगा, वो कोई एक डायरेक्शन में फैलेगा नहीं, हर डायरेक्शन में फैलेगा। अब हर डायरेक्शन में अलग अलग कंडक्टिविटी हो सकती है। अच्छा, फिर एक ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कलर कोडिंग होती है रेजिस्टेंस में।
अब वहाँ पे अलग अलग कलर्स दिए होंगे। फर्स्ट में इन सभी कलर्स में से कोई भी एक कलर हो सकता है। अब फर्स्ट वाले कलर का क्या मतलब है? जो फर्स्ट डिजिट बताएगा। सेकंड कलर सेकंड डिजिट बताएगा। थर्ड कलर थर्ड डिजिट बताएगा। और ये डिजिट क्या है कलर के रिस्पेक्ट में, जैसे ब्लैक उसका मतलब 0, ब्राउन है मतलब 1, सो एंड सो फोर्थ। तो मान लो फर्स्ट है रेड, तो रेड कितना हो गया? रेड है 2, तो उसका 2 आ गया। फिर सेकंड डिजिट ऐसे ही और थर्ड डिजिट भी ऐसे निकाल लेंगे और फिर हमें उस रजिस्टर की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे मान लो 2 और 3 23, देन अभी मान लो थर्ड डिजिट कुछ भी कलर होगा तो ये मल्टीप्लायर होता है 10 इंटू एक्स, वेयर एक्स करस्पॉन्ड टू द कलर कोड डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो ये यही कह रहा है कि जो उसका पावर होगा, लेट इज सपोज 23 इंटू 10 टू द पावर, लेट इज सपोज ये थर्ड कलर जो होगा हमारा वो लेट इज सपोज ऑरेंज होगा, तो 10 टू द पावर 3 होगा। फिर इस रेजिस्टेंस में कुछ वेरिएबिलिटी या टॉलरेंस कह सकते हैं, ±10% का कुछ वेरिएशन हो सकता है। लेट सपोज हमारा ऊपर वाली वैल्यू से आया 100 और 100 में मैंने लिख दिया ±5%। इसका क्या मतलब है? ये 95 से लेके 105 के बीच में हो सकता है, एग्जैक्ट 100 नहीं है। तो अगर गोल्डन कलर है तो ±5, सिल्वर है तो ये, और ये है तो ये। इसको याद करने का तरीका ही बता देता हूँ कैसे याद रहेगा। ये कलर कैसे याद रहेंगे, तो फर्स्ट में ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर रेड है। तो देखो, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ऑफ बी रॉय ROY रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो फर्स्ट अक्षर से याद रख लेना, इट्स लाइक सिंपल है। सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, पैरेलल में ऐसा कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, KCL से आता है। KCL मतलब किरचॉफ करंट, ये कह सकते हो सर, किरचॉफ आई मीन वोल्टेज लूप और किरचॉफ करंट लूप। KCL मतलब किरचॉफ करंट लूप और KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लूप। तो आपको ये बताया था मैं लास्ट में कि अगर यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है तो लास्ट यहाँ से निकलना भी 5 एम्पियर चाहिए, क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं, कहीं स्टोर तो हो नहीं रहा। तो ये वही है, अगर वायर सीधा है तो आप वोल्टेज ड्रॉप निकालोगे, सबका वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो और फिर आपको इवेंचुअली वोल्टेज या करंट जो भी है वो कट जाएगा, आई क्योंकि सेम रहेगा सेम वायर में, तो आपको इस टाइप का आ जाएगा। और पैरेलल में इस टाइप का। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। और अगर नहीं समझ आया तो बता देना, मैं बता दूंगा पूरा एकदम लिख के। बाकी आप याद भी रख सकते हो, पैरेलल में ऐसा है। अच्छा, एक और चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़, अगर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों में वोल्टेज सेम है तो आप इसको हटा सकते हो। ये रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो चार्ज भी नहीं फ्लो करेगा, तो इसका कोई सेंस नहीं बनाता है। ये काफ़ी इजी हो, मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है चीज़। अच्छा, ये याद रखना, यहाँ पे अब मान लो इस टाइप का ही सर्किट आ गया। अब आपको इधर से कितना करंट फ्लो कर रहा है या इधर से कितना कर रहा है वो कैसे निकालोगे? तो सिंपल है, ये आपको मान लो वोल्टेज आपको पता है अक्रॉस ये, तो इस केस में तो सब में सेम आ जाएगा। लेकिन मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है तो वो यहाँ पे V1 V2 मान लेना और KVL लगा देना। KVL कुछ नहीं है, वोल्टेज का सम 0 करना है। बाकी EMF वगैरह है। अच्छा, EMF और वोल्टेज में क्या फ़र्क रहता है? हाँ, EMF डिपेंडेंट नहीं है रेजिस्टेंस के, ठीक है। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो भी हम पावर सोर्स या बैटरी लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वोल्टेज इट्स लाइक किसी भी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज, जो कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर बीच में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। EMF का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, EMF पावर सोर्स से डिपेंड करता है।
आई थिंक मैंने मोस्टली कवर कर ली हैं चीज़ें।